Question number 65. According to one paradigm of research, following sequence is followed by the researcher. Theory, generation of hypothesis मतलब परिकल्पना का उत्पन्न करना, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, क्योंकि नल पे काम करता है, आपका कंफर्म होगा कि रिजेक्ट होगा, रिवीजन ऑफ थ्योरी। अब इस बेसिस पे हमें पूछा गया है दिस वे ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप इसको अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो बताइए कि इनमें से कौन सा जो है आपका रिसर्च मेथड इसमें अप्लाई होगा। इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, इंटरप्रेटेटिव अप्रोच। एक बार मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ इसमें। According to one paradigm of research, the following sequence is followed. क्या पहले थ्योरी आती है, फिर क्या है आपका हाइपोथेसिस का निर्माण होता है मतलब परिकल्पना का, फिर क्या होता है डेटा कलेक्शन होते हैं, फिर क्या होती है डेटा एनालिसिस करते हैं मतलब जो रिजल्ट आती है उसका, फिर क्या होती है हाइपोथेसिस मतलब जो परिकल्पना है या तो वो कंफर्म होता है या फिर वो रिजेक्ट होता है। होने के बाद लास्ट टाइम क्या करते हैं रिवीजन ऑफ थ्योरी करते हैं। ये आपको गिवन है। अब आपको बतानी है इनमें से कौन सा एप्लीकेबल होगा। इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच या इंटरप्रेटेटिव अप्रोच। 65 का आंसर की कोशिश कीजिए देने की। सर ये ऑप्शन थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे सर। आप लोग हिंदी में अनुवाद कीजिए, मैंने बहुत बार बताया हूँ। आप लोग जिनको हिंदी आ रहा है अनुवाद कीजिए। डिडक्टिव मतलब हमने बोल चुके थे गुणात्मक। आपका क्वालिटेटिव क्या होती है बताएं, हिंदी में बताएं। इंडक्टिव, डिडक्टिव। अच्छा ये सर गुणात्मक मात्रात्मक। हाँ, क्वालिटेटिव क्या होता है गुणात्मक होता है। इसमें सर मात्रात्मक आएगा सर। ऑप्शन बताए क्या लेंगे ए बी सी डी। मैसेज कीजिए ना, मुझे पता चले कि कौन मैसेज कर रहे हैं, कौन आंसर दे रहा है। ऐसा आवाज से पता नहीं चल रहा है सर। वो सीक्वेंस एक बार नीचे वाला फिर से दिखा दीजिए, वो देख लो। ये नीचे का सीक्वेंस है। पहले थ्योरी है, फिर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, रिवीजन ऑफ थ्योरी। देखिए 2019 में आया था क्वेश्चन। मैसेज में सबको अप्लाई लिखिए, एबीसीडी जो भी लिखते हैं, इससे आपका बनेगा, इसी से आपका बन जाएगा। डिडक्टिव यानी मात्रात्मक ना सर। बताइए डिडक्टिव क्या होती है, मात्रात्मक होती है कि गुणात्मक होती है, क्या होती है बताइए। हिंदी में जो कर रहे थे बताइए। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। दोनों वर्ड आपको मैंने बार बार बोला है, आप लोग दोनों भले ही आप हिंदी में करो लेकिन टेक्निकल वर्ड का इंग्लिश में याद करो, आपको करना ही पड़ेंगे, नहीं तो वहां जाकर फंस जाओगे आप। जैसे अभी आप फंस रहे हो, वहां पे ऐसे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको कि आपको उस समय इंग्लिश अगर याद रहेगा, खाली हेडिंग खाली याद रहे, भले ही आप सब कुछ हिंदी में करो, लेकिन गुणात्मक। डिडक्टिव निगमन है और इंडक्टिव आगमन। ये आप लोग मैं बता रहा हूँ, ये जो आप ऐसे पूछ रहे हो ना, आप पूरा हिंदी में करो, लेकिन ये जो हिंदी और इंग्लिश जो आपका जो डेफिनेशन, आपका मेन जो वर्ड है उसका आप दोनों में आप याद रखो, वरना आपको दिक्कतें होंगी। और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बहुत बच्चों में मैंने देखा कि उनको इसलिए गलती हुआ है कि हिंदी वाला बात चीज उनको समझ नहीं आया था। आप इंडक्टिव का हिंदी क्या है और
उसका इंग्लिश क्या है, क्वालिटेटिव का हिंदी क्या है, इंग्लिश, ये दोनों वर्ड में आप अपने आप को अपडेट करो। इतना कर सकते हो, इतने ऐसा नहीं है। सर अगर आप इसमें डिडक्टिव आएगा सर, हाँ, आप डिडक्टिव को हिंदी इंग्लिश निगमनात्मक। दोनों करो। हाँ, आप जैसे निगमात्मक है और उसको डिडक्टिव कहते हैं। ये जो आपको जो ये जो दोनों वर्ड है आपको दोनों याद करने हैं। मैं आपको हिंदी नहीं बता दूंगा, आपको बाकी हिंदी में बोल दूंगा, जो क्वेश्चन का हिंदी में बता दूंगा, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है आपको याद करने पड़ेंगे। आप आंसर बी दे रहे हो 65 का, 65 जी का सर। डिडक्टिव। ओके, और कोई आंसर देंगे? पुंडित जी और संजय जी। संजय जी बोले डिडक्टिव बोल रहे हैं। पुंडित जी आपने डिडक्टिव क्यों बोला? आपको पुंडित जी, आपको ये, आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे। जितने भी टेक्निक आपको जो हेडिंग है उसका आप हिंदी में दोनों में याद करोगे। सर हमने सब हिंदी में रट दिया है सर। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। जैसे इंडक्टिव है, हाँ। गुणात्मक, ये इतना तो आप कर सकते हो। आप दोबारा जब रिवीजन करोगे ना, आप 2 बार 3 बार लिखो, अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी आप पूरा हिंदी फिर में अभी करो। अभी परिचित है सर अभी अभी इंग्लिश हाँ, से, कोई बात नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आप मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको करने पड़ेंगे टेक्निकल वर्ड, आपको जान। आप जब शोध करने जाओगे वहां पे आपको कितने लोग हिंदी में अगर नहीं समझ पाए तो क्या करोगे आप जब जहाँ पे शोध, आप अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, जाओगे आप, तो जब आप उसमें आपको जब सबमिट करोगे तो कुछ वर्ड तो आपको इंग्लिश में लिखने ही पड़ेंगे, भले आप इसको हिंदी में लिखो। नहीं तो फिर जो लोग हिंदी नहीं जानते होंगे आपको बात को कैसे समझेंगे, बताइए। ओके ओके सर, मुझे सर हिंदी भी नहीं आती थी, मतलब हिंदी से और इंग्लिश से अभी अभी परिचित आप हुआ बहुत सर मैं। अच्छे हो, आप आप लेकिन आप बहुत ही अच्छे करते हो। मैं आपको बहुत जगह बाकी सब में भी देखता हूँ, यू आर द जी, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ही ज्यादा मतलब जीनियस इंसान हो। हाँ, सबको यहाँ पे पढ़ने बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग दोनों में रखो, जो जो मतलब दोनों में रखो, अपडेट रखो। ओके, ठीक है। ऑप्शन बी, जी 65 सर। का ऑप्शन बी। क्योंकि सर इसमें जो निगमनात्मक होता है सर, डिडक्टिव, तो हाँ, इसमें हम निष्कर्ष मतलब कुछ निकालते हैं सर। तो जैसे कलेक्शन हम इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे कलेक्शन हम डाटा करते हैं, यानी डाटा जमा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और इसमें दिया है हाइपोथेसिस, जैसे हम परिकल्पना करते हैं, तो उसको हम नल वगैरह उसको प्रोजेक्ट मतलब प्रयोग के माध्यम से, जो चर के माध्यम से हम उसको छांटते हैं, जैसे कारक विश्लेषण वगैरह होता है, जैसे छांटते हैं तो हमको निकालना पड़ता है चीजों को, तो इसलिए वो आंसर निगमनात्मक होगा सर। ठीक है। संजय जी, आप इनसे इस तर्क से आप मतलब एग्री करते हो या आपको कुछ और बात है? नहीं, ठीक है सर। जैसे निगमात्मक, इसमें डिडक्टिव में हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी होती है, हम जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं, तो उस थ्योरी के बेस पे हमने एक हाइपोथेसिस बनाया अपना, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। फिर उसको हमने एनालाइज, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया, वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो हमने अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उस थ्योरी के बेस पे बहुत अच्छे। सोल्व किया। बाकी लोग बहुत अच्छे। बाकी लोग आंसर दे क्यों नहीं रहे हैं भाई? मैं थोड़ा पूछूं, किनसे मैं पूछूं? जानकी जी आप बताएं, क्या आंसर देंगे आप? जानकी जी आप हमारे साथ हैं? वंशिका जी आप बताएंगे? आंसर भी दे रहे हो आप, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करो। शुभ्रा पटेल जी आप बताएंगे, क्या आंसर देंगे आप? शुभ्रा पटेल जी आप बताएं। मीना जी क्या आंसर देंगे आप इसका, क्वेश्चन का? आपने देख लिया क्वेश्चन? सर डी सर, मुझे लगता है डी। अच्छा, बंटी जी आप डी क्यों बोल रहे हो, बता दो एक बार, एक्सप्लेन कर दीजिए। शीतला जी, शीतला दास जी आप भी बताएं। मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, सही गलत से ज्यादा मतलब नहीं है, सही गलत हम निकाल ही लेंगे। आप लोग बताओ, हाँ ना कुछ बताओ। शीतला जी आप हमारे साथ हैं? हेलो सर। हाँ जी बताएं। हेलो सर। क्या? सर एक्चुअली ये मेरा नया मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम, अच्छा, इसमें कोई मैसेज नहीं कर पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो है। इन न्यू मोबाइल है ना, इसलिए अच्छा, कोई थोड़ा बात सा नहीं। मेंटेन कर नहीं पाती हूँ। आप ऐसे सॉरी सर। माइक खोल के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप बहुत अच्छे आंसर देते हो। वंशिका जी आप बताएंगे? ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आप लोगों ने जिन्होंने भी ऑप्शन बी बोले हैं बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट।
और सर इसमें छाट भी सकते हैं, जैसे सर गुणात्मक शोध नहीं आएगा सर, हम छाट सकते हैं सर, इसमें मात्रात्मक होगा तो वो आ सकता था सर। और उसमें जो आगमनात्मक वो तो मतलब जो छोटे लेवल पे होता है उससे हम करते हैं, तो वो भी नहीं आएगा सर, पर पंडित इस जी, छाट सकते हैं आप बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन आप हिंदी नहीं, आप इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करोगे जो आपका हेडिंग है, जैसे इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इसको आप, इससे आपको याद, आपको सब चीज़ें आ जाएगी। आप हिंदी में बोलते हो, आप हिंदी में ज़रूर पढ़े हो, बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसके टेक्निकल वर्ड का इंग्लिश में बोलो, इससे आपको समझने में, और आप जब कुछ लिखोगे तो सामने वाले को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको कोशिश करो हिंदी में, नहीं होगा तो हम सब है ही, और आप कोशिश करो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलो, आप दोनों में बोल दो। एक ही आपका, जैसे आपने बोलो कि इंडक्टिव अप्रोच, जिसका हिंदी भी बोलो इंग्लिश भी बोलो, तो आपको दोनों आ जाएगा। 66 का आप जी लोग सर, रीड जी सर। करिए। एट द स्टेज ऑफ द डेटा एनालिसिस इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड बाय रिसर्चर। Drama खाली क्या हुआ? The evidence warrants the rejection of null hypothesis H naught. ते जेवण आहे का आधी बघ Which of the following decision of the तो माणूस researcher पण फोटो will be deemed appropriate? आप बताओ कौन सा डिसीजन आपका होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन दोगे 66 का। देखो 19 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर का एग्जाम हुआ था। अब आप लोग जो आंसर दोगे 66 का आंसर दोगे, बताओ क्या दोगे। सिक्सटी सिक्स का आपका आंसर दोगे, तो आप बताओ। ए बी सी डी क्या दोगे आप लोग? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? द स्टेज ऑफ द डेटा एनालिसिस, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं उस स्टेज में, इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड बाय रिसर्चर, कौन से क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल कर किया जाएगा शोधकर्ता के द्वारा। द एविडेंस वारंट्स द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, जो एविडेंस से वो वारंट करता है कि रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्चर, निम्न में से कौन सा निर्णय शोधकर्ता के द्वारा विल बी डीम्ड अप्रोप्रिएट, सही होगा या लिया जाएगा। संजय जी बोल रहे बी, बाकी लोग बोले। पंडित जी मैंने हिंदी में बोल दिया, आप बोला, बताओ। सर इसमें नीचे वाले क्वेश्चन इंग्लिश में है ना सर? सर बी होगा सर। ओके, रिजेक्शन ऑफ एच नॉट, मैं बता दूं हिंदी में इसका, रिजेक्शन द एच नॉट एंड ऑल्सो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। रिजेक्शन मतलब क्या होती है, जो रिजेक्ट कर देते हैं। एच नॉट मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस। ऑल्सो द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, रिजेक्शन द एच नॉट एंड accepting the substantive research hypothesis, rejecting the H naught। बाकी प्रशांत जी आपने बी बोला, बी क्यों बोला? जी सर, हाँ बताएं। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हम दूसरे उसको सही मानते हैं, इस वजह से थोड़ा मैंने तो इसके बी इसलिए बोला। कोई नहीं, आप मतलब आप खाली अपना वो तक रखो। आपने कभी अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप जो निकाल रहे हो चीज़ों को। मैं जो चाह रहा था धीरे धीरे आप लोग वहाँ तक पहुँच रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन का हर चीज़ हमको आए ही आए। इसमें होता क्या है, दो तरह के वर्ड होते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसको अगर पकड़ लगे तो वो आंसर होगा ही होगा, और या फिर कुछ ऐसा वर्ड जिसको पकड़ लगे तो आंसर नहीं ही होगा। बस इसी दोनों के बीच में सारा का सारा आपका मतलब स्मार्टनेस है सारा। ये जरूरी कतई नहीं होता कि सबको सब क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन ऐसे वर्ड का खोजिए आप। या तो वो वर्ड आपको ये बताएगा कि यही ऑप्शन होगा, या फिर वो वर्ड ये बताएगा कि ये हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा आपने कोशिश किया। पंडित जी आपको क्लियर हो गया? आपको अच्छा, और संजय जी आप बताएं क्यों बोला आपने?
बी बोला आपने? सर क्योंकि डेटा एनालिसिस से एविडेंस मिल रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है, तो इसलिए वो तो हमें रिजेक्ट करनी ही है। तो ऑप्शन जो रिजेक्ट वाले हैं उन्हीं में से हमें लेना है, और क्योंकि वो रिजेक्ट हो रही है तो दूसरी जो हमारी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत आप लोग एक बात देख रहे हो, जो लोग लगातार आपका मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनका आंसर धीरे धीरे सही होता जा रहा है। आप लोगों में 12 बोलेगा पार्टिसिपेट करो, देखो कितना अच्छा सही आंसर, अब बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। पुनीत जी क्लियर हो गया ना? नल को अगर आप रिजेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? वैकल्पिक हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। हाँ जी। तो आप देख रहे हो कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका लगातार ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेहतर की तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे हो? लेकिन जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम उनको कैसे ले जाए बताइए? रंजना जी बी बता रहे हैं। रंजना जी जो तर्क बाकी लोगों ने दिया आप उससे कुछ अलग बोलना चाहेंगे कि सेम लॉजिक है? नहीं सर, सेम है। आपने हर बार यही समझाया था हमको कि जब नल हो जाता है हाइपोथेसिस अपना, तो फिर सामने वाला वो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। वेरी गुड। आप लोग पार्टिसिपेट करो, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस टेक्निक से फेमिलियर हो जाओगे जिससे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं होता कि सारे चार ऑप्शन का बहुत अच्छे से क्लियर हो। टेक्निक खाली यही होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको बताएगा यही आंसर सही है, या फिर कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको बता देगा ये आंसर हो ही नहीं सकता। आपने क्या पाया इसमें? रिजेक्ट, देखो रिजेक्टिंग वर्ड पाया आपने, पकड़ा आपने, आंसर बी सही है। मैंने यही बोल रहा था, मुझे 50 क्वेश्चन कराने नहीं है, मुझे कुछ ही क्वेश्चन कराने हैं एक क्लास में, लेकिन उसका मैं क्वालिटी को ऐसे बनाना चाहता हूं कि आप उस चीज को पकड़े जिसके जरिए आप खुद 50 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। चलो आ जाओ 67 पे आ जाओ, बाकी लोग आंसर करें। जिन्होंने बी बोला थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग आंसर देंगे 67 के लिए। इसका हिंदी आप लोग खुद कोई मैंने इतना है, मतलब बहुत बार मैंने हिंदी बोला है। अब आप लोगों में से जिसको हिंदी आता है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों आए। जो अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसका हिंदी बना दूंगा मैं, कोई इसकी हिंदी बनाए। डिस्करेज एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएटेड विद द कार फॉकल्ट, लेकिन आपको अभी तक मैं कराया नहीं था इसको, ये छोड़ दे, मैं करा दूंगा इसको। ये चीज़ बची हुई है ना, ठीक है, इसको कराने के बाद पूछूंगा इसको। 68 पे आ जाओ। ये मैंने अभी कराया नहीं है, छोटा हुआ है, मैं करा दूंगा इसको। 68 का आंसर दीजिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। वन इज, ये ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, वन इज लेवल असर्शन, मतलब आपका स्टेटमेंट दी गई है और इसका एक कारण दिया गया है। इसका अर्थ होता है आप पहले स्टेटमेंट को रीड करोगे और फिर आप देखोगे कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, फिर आप रीजन को रीड करोगे, फिर आप बताओगे कि इसका जो स्टेटमेंट है, असर्शन जो है, उसका सही व्याख्या दिया है, रीजन आर जो है सही व्याख्या है कि नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऑप्शन देगा, ए क्या दे रहा है, स्टेटमेंट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब जो कारण बताया गया है वो सही है लेकिन असर्शन जो है फॉल्स है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, जो लॉजिक है वो फॉल्स है और जो बातें जो स्टेटमेंट दी गई वो सही है। और सी क्या ऑप्शन है, दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी उसका सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और डी बोलता है कि ऑप्शन दिया रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है। ये हिंदी में मैंने बता दिया। 68 का डी बता रही हो पंडित जी, बाकी लोग भी बताएं क्या होगा आप लोगों के हिसाब से आंसर। सर इस बार की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए थे। हाँ, इसी को तो बता रहा हूँ मैं, इसके करने का तकनीक होती है। आप लोग पार्टिसिपेट करो, सब टेक्निक सीख जाओगे। कतई जरूरी नहीं होता कि आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए, बस ऐसे करें, टेक्निकल वर्ड पकड़ोगे सब निकाल लोगे। बताओ 68 का क्या हो सकता है? तुक्का पंडित जी, ओके ठीक है पंडित जी, कोई नहीं, तुक्का भी कभी चलता है। देखो, द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन
is that they fail to provide comparison group. कंपेरिजन ग्रुप को आपको वो मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाता, सबसे बड़ी जो आपका जो डेफिशिएंसी होती है। कारण क्या है? इक्विवेलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट। तो जब आप शोध करने जाओगे, ऑप्शन ए बता दो संजय जी, ए इज फॉल्स। ए फॉल्स, ए को फॉल्स क्यों बोल रहे हो आप? सर प्री एक्सपेरिमेंटल में हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए होता है, इसमें उसको डेफिशिएंसी बता रहे हैं। ओके, प्री एक्सपेरिमेंटल तो हम कंपैरिजन के पर्पस से ही, जैसे प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर मोर रिडिमेंटरी देन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आप ये जानते ही हो। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि दे जनरली प्रिपरेटिव इन नेचर एंड सर्व द पर्पस ऑफ द एंटिसिपेटिंग ऑफ एनी प्रॉब्लम्स है। जो भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा उसको वो क्या कर सकते हैं, वो एंटिसिपेटिंग करने के लिए वो हम इसको अप्लाई करते हैं या इंटरफेरेंस करने के लिए अप्लाई करते हैं। जिससे कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका आप कह सकते हैं कि वो बाद में उसको हम मतलब वो क्या कर सकते हैं, उसको एनकाउंटर कर सकते हैं उसको। ये एक्चुअली हेल्प करता है किस में कि रिसर्चर इसे डिसाइड कर सकता है कि वेदर एन एक्सपेरिमेंट इज वर्थ अंडरटेकिंग और नॉट, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसलिए प्री एक्सपेरिमेंट के पहले हम कई चीज़ें ऐसे हम करते हैं देखने के लिए। इसके अलावा प्री एक्सपेरिमेंट हम ये भी कर सकते हैं कि दिस ऑल्सो इंक्लूड द ऑब्जर्विंग अ ग्रुप आफ्टर अ ट्रीटमेंट हैज़ बीन अप्लाइड। ट्रीटमेंट देने के बाद क्या हो रही है उसको भी हम ऑब्जर्व करने के लिए इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस जो स्टेटमेंट दी गई है उसका आधार पर हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर द ट्रीटमेंट हैज़ द पोटेंशियली टू कॉज चेंजेस, ऐसा है कि नहीं है, उसका कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है चेंज करने के लिए, इसको भी हम इसमें दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मीन्स assertion we can say that the major drawback in the absence of the comparison group to achieve the equivalence or absence or elimination of bias को हम eliminate करने में इसका जो रोल होगा उसी का सामने आता है, क्योंकि वो absence of elimination of bias हो जाएगा। तो equivalence in the pre-experiment is achieved through the मैचिंग एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या कहता है कि आपका जो इनका जो एक्सप्लेनेशन है मतलब ये ट्रू तो है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। इसको करने के लिए क्या चाहिए होगा कि जितने भी डेफिनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से और डेप्थ से आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप मतलब इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, वरना क्या होगा थोड़ा थोड़ा अलग हो जाती है। तो सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता, मतलब करेक्ट इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। Which of the following belong to the category of true experiment design? True experimental design बताएं कि कौन सा जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से संबंधित है। 1 ग्रुप प्री टेस्ट post test design, 2 group randomized subject post test only design, 2 group static design, randomized group pre test post test design, 1 group time series design। ये आपको दी गई है, फिर आपको इन 4 में से चूज करनी है, ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ई, कौन से होंगे? आप बता रहे हो 69 के लिए बता रहे हो। याद रखना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ द एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको याद रखना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको याद रखना। आपको हेल्प के लिए बता दे रहा हूं कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है
दैट इज ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए होती है? अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके साथ? डिफरेंट वेरिएबल के साथ। आप ये भी जानते हो ना कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होती है? मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। हम पहले ही बात कर चुके थे, किसमें होती है? मैनिपुलेशन में होती है और कंट्रोल में होती है। इसमें कंट्रोल ग्रुप भी मस्ट होता है ना सर, ट्रू? आप बताओ, आपने क्या देखा इसमें से? क्या एलिमिनेट, बता, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन में क्या पाते हो? किसको पाते हो? ए तो चला जाएगा, ए तो नहीं आएगा सर, ए और ई दोनों नहीं आएंगे। वेरी गुड, ए कट। आप कौन बोल रहे हो? बहुत अच्छा। देखो मैं इसी चीज का आप लोगों को, बाकी लोग भी बोले हाँ कि ना, इतना तो बोलो भाई। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। आप लोग बोलोगे तभी पता चलेगा कि हाँ कि ना। क्या क्या कट हो रही है उसको पहले, गलत को पहले काटो, देखो क्या बचता है। ए और ई हो नहीं सकता। ए नहीं होगा, ई नहीं होगा। अगर ए नहीं होगा तो क्या कटा? खत्म। और ई नहीं होगा, टी के साथ क्या होगा? खत्म। अब बी दोनों में कॉमन है, तो आपको चूज करनी किसमें? सी और डी में एक होगा, कौन होगा बताओ? पंडित जी बहुत अच्छा। पंडित जी आप लोग, डी आना चाहिए सर। सी आएगा ना सर इसमें, बी और डी। हाँ, सी और डी के साथ आंसर क्या होगा? डी होगा बी कि और नहीं डी होगा? सर। डी होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर, क्योंकि रैंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट यानी प्री टेस्ट करते हैं पहले, फिर पोस्ट टेस्ट। डी क्या बोलता है? रैंडमाइज्ड ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। सर एक्सपेरिमेंट डिजाइन में फर्स्ट में करते हैं, यानी पहले स्वतंत्र इसमें करते हैं ना। याद रखना, उपचार में। ए और ई जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना, ए और ई इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं कि ए एंड ई आर एलिमिनेटेड बिकॉज वाई? एज दे आर वन ग्रुप डिजाइन, इसलिए एलिमिनेट कर रहे हो। वन ग्रुप है ना ए और ई में, वन ग्रुप डिजाइन है, इसलिए आपका कट गया आपका। हाँ सर, क्योंकि दोनों में चेक करना होता है एक्सपेरिमेंट में। और कैपिटल डी क्या बोल रहा है? और आपका सॉरी डी क्या बोल रहा है? सर इसमें स्टैटिक डिजाइन का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सी ऑप्शन में जो दिया है। चलो अब डी बताओ, डी होगा कि नहीं होगा? सीधा अपने आप निकल जाएगा। कभी डी एग्जाम, होगा सर, बी और डी दोनों होंगे सर। अगर एग्जाम में मान लो आ जाता है, एग्जाम में मान लो आ जाता है, आपको एक चीज नहीं पता चलता तो आप कैसे निकालोगे? डी क्या बोल रहा है? रैंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। कितने होंगे? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में कितने होंगे रैंडमाइज ग्रुप अगर लोगे तो? 2 हो गए ना सर। आप बताओ। अच्छा बोलो, डी को एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? ये जो डी है ये एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? डी वाले पार्ट एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? इतना बताओ। सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स लिखा है ना सर, तो एक से ज्यादा ही होंगे। Which of the following belongs to the category true experimental design? True experimental design बता रहे, पूछा जा रहा है। सर डी तो होगा सर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो आपका जो डिजाइन होती है ना उसके बारे में, तो द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होती है? ये होती है मैनिपुलेशन और कंट्रोल होती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल अचीव होती है रैंडम असाइनमेंट एंड रैंडम सिलेक्शन, और इसका कंडीशन होता है कि पार्टिसिपेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, जबकि इसमें क्या है? 4 ग्रुप है, तो डी नहीं होगा। 1 सब्जेक्टिव, और आपका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या बोले? प्री बोल रहा है, पोस्ट बोल रहा है, तो प्री में भी 2 होगा, पोस्ट में भी 2 होगा, 2 2 में 4 हो गया, तो डी नहीं होगा। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलती है समझने के लिए, करने के लिए।
वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छी सर कोशिश किया। बी और डी उल्टा बोल रहे हैं ना सर? नहीं, उल्टा कहाँ बोल रहे हैं? मतलब पोस्ट टेस्ट ओनली सिर्फ बोल रहा है, इसमें तो प्री और पोस्ट दोनों बोल हाँ, रहा दोनों है। उल्टा बोल रहे हैं ना तो आपस में, इसलिए। तो आप देख रहे हो कि ये देखो, आपने पहले सोचा नहीं है इसको, तो आप लोगों को सोचने होंगे। आप लोग बहुत अच्छे। आ, सोचा था सर, लेकिन ये मतलब कुछ कोई कुछ बात नहीं, ये पता नहीं था टेस्ट के बारे में, टेस्ट के बारे में, कोई बात इसलिए नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग बहुत अच्छी चीज हम एक क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे इसमें मैं, आप देखो कितना क्लास हो गई हमारा, करीब 15-20 दिन तो हो ही गई है। लग रहा है कि हम लोग खाली 1 ही यूनिट पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत शॉर्ट किया है, बहुत कुछ इसमें है। अगर मैं पढ़ाने जाऊँ तो 1.5 महीने लग जाएंगे। तब भी जो चीज छूटी हुई होगी, अगर कुछ ऐसा छूटा भी होगा तो हम क्वेश्चन से हम इसको पता चल जाएगा कि हम अगर कुछ छोटा होगा। नॉर्मली सिलेबस हमने पूरा एक दो चीज अभी भी छूटी हुई है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब छूटी हुई है। एक क्लास में मैं बता दूंगा सारा टेस्ट कैसे कैसे कहाँ पे क्या अप्लाई होता है। आपको टेस्ट करना नहीं है, खाली जानना है कि कहाँ पे क्या अप्लाई होती है, वो मैं बता दूंगा। और ऑलमोस्ट आपका, लेकिन तब भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा और क्या नहीं आ रहा है हमें। बहुत अच्छे। अब आपके आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस हमने इकट्ठा किए आप लोगों के लिए, और आप इसको करोगे। जो हमने इतने दिन तक जो हमने इतना कड़ी मेहनत किया और इतने देर तक आप लोगों को रोक के रखा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब आप क्वेश्चंस करेंगे कि सब्र का फल मीठा हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। मैच लिस्ट A with list B and choose the correct answer from the code given below। आप सब रेडी हो ना करने के लिए? यस सर। आप कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। मैच लिस्ट A एंड लिस्ट B। मैं बोल रहा बार बार, इसमें आपका जो है वो काम करेगा। गलत आंसर का मतलब धक्का मार कर निकाल दो। देखो कौन से, या तो उसको चूज कर लो जो है तो सही है, या फिर उसको वर्ड का चूज कर जो हो ही नहीं सकता। फिर देखो ऑप्शन कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ परफेक्ट कोई होके नहीं जाता। ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका सारा चीज आते हैं। खाली वैसा करोगे सब आंसर निकल जाएगा। बताओ क्या हो सकता है? मैं हिंदी में बताऊं? हिंदी में आप में से कोई बताएगा कि मैं बताऊं? बाकी लोग कहाँ गए? मैं देखो तो होगा, मुझे देखने से ना पता, बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है। सर इंग्लिश में। रंजना जी, संजय जी, शीतला जी, सुरेश जी, आप लोग आंसर दो भाई। मीना जी, जानकी जी, अरुण जी, कितने लोग हैं? आप लोग आंसर दो तो। देखो क्या बोला है, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट ए और बी से मैच कर रही है, सही आंसर दीजिए। क्या दिया है? हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि, ठीक है ना, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या है? पास्ट विजन, प्रेजेंट इवेंट्स, और आपका एक्सेप्शनल केसेस और फ्यूचर एक्शन। अच्छा, क्या नहीं हो सकता किसके साथ? चलो मैं चेक करता हूं आप लोगों को। क्या बताया? इसका ए आंसर ए ए बताया। आंसर। क्या चीज आपको, आप लोग काटे क्या जो मैच नहीं करते उसको बोलो क्या काटे आपने, कैसे काटा आपने? सर काटे कुछ नहीं सर, लगा है सर इसमें। सर हमको तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो हमने तो वही चीज सर मैंने इसमें ए और सी काटा है। ए और सी काटा है आपने? ओके। भाई काटने का टेक्निक को सीखो, बहुत कम आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 30 सेकंड में आंसर निकाल लोगे अगर काट दिया तो। काटना आ गया तो बहुत काम की चीज है। यही मैं मेथड में जो कंपटीशन में आपका जो जेई वगैरह है या जो बाकी साइंस वाले को भी सिखाता हूँ, बस काटो, फटाफट आंसर निकलती है। आप लोगों को भी यही है। काटना मतलब एक ठीक है, बताते हैं। देखो पहले बात यह है, ए का तो सबने 1 ही दिया, तो कुछ काटता तो है नहीं, पता ही है कि 1 होगा। सर इसमें काटे सर हमने, जैसे तीसरे में दूसरा में तीसरा आया है सर। जैसे सर्वे मेथड प्रेजेंट होता है सर, वर्तमान में जो बोलते इवेंट ने क्या प्रेजेंट, तो इसमें तीसरा की ऑप्शन में तो था, मतलब ए में बी के साथ थर्ड होगा ही होगा, राइट? बी के साथ थर्ड होना ही होना है, राइट? अब देखो बी के साथ थर्ड कहाँ पर है? बी के साथ थर्ड खाली एक ही जगह पर है सर, इसलिए। वेरी गुड, आप लोग डी जान लीजिए। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल है ना सर, डी एक्सपेरिमेंटल है तो ये पास्ट इवेंट में तो नहीं जाएगा। अच्छा हाँ जी,
है ना, इसको डी काट सकते हैं ना, नहीं डी किस में जा रहा है आपका? डी पास्ट इवेंट्स में तो नहीं जाएगा ना, जो डी नहीं, वाला हाँ लास्ट नहीं ऑप्शन जाएगा, है, पास में नहीं जाएगा बिल्कुल। इसको काट सकते हैं ना। लेकिन देखो डी के नीचे क्या है, 5 5 5 और 4 है ये ऑप्शन, तो एक तो है ही नहीं है, इसमें मिलेगा ही नहीं हमको। नहीं नहीं, ये ऊपर वाले जो डी है ना मैच करने का है, हाँ हाँ, इसमें होता है। अच्छा अच्छा, एक्सपेरिमेंटल का हाँ अगर वो तो अपन नहीं करता, फर्स्ट हाँ। से जोड़ते हैं तो पास्ट इवेंट्स में तो नहीं जाएगा। पास्ट में आपका क्या जाएगा, जो पास्ट इवेंट में होगा, पास्ट मतलब जो पहले जो हो चुकी है, तो पहले हाँ, क्या हो चुकी है, experimental हिस्टोरिकल होगी, तो इसे मैच करेगा। हिस्टोरिकल है। हाँ, अब देखो आपने क्या पाया, आपने कि आपने बताया कि सर्वे किससे होती है, सर्वे किसके साथ होती है, जो प्रेजेंट इवेंट होती है उसी के, जो प्रेजेंट होगी। जैसे आप किसका सर्वे करोगे, मान लो कि अगर कौन से पार्टी जीत रही है तो प्रेजेंट है उसी का सर्वे करोगे ना, जो पहले हो चुके उसको तो सर्वे करोगे नहीं, तो पता ही है 2014 में किसको कितना वोट मिला था, किसको कितना सीट मिला था, उसका नहीं करोगे तो पता ही है क्या है। सर्वे तो जो प्रेजेंट है, जिसका फ्यूचर में कुछ होने वाला है। तो बी के साथ क्या होगा, थर्ड होगा। अब देखो बी के साथ थर्ड किस में है, ए में है। बाकी आपको आए ना आए, आपको तो आंसर तो मिल गया ना, आपको नंबर तो मिल गया ना, समझ आए। हेलो, किसी को कोई डाउट तो पूछे इसमें से, इस टेक्निक को सीखो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलोसॉफिकल मेथड में सर विजन देखेंगे ना हम यहाँ हाँ पे, जी। दृष्टिकोण। सी में क्या बोला है, फिलोसॉफिकल मेथड, किसमें आपका, इसमें हम विजन देखते हैं तो मैच करके आई है। और डी में क्या बोला है आपका, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इससे हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के दृष्टिकोण से हम रिसर्च करते हैं। लेकिन आपको अगर ये इसमें डाउट भी हो तो बी का थर्ड है, बी का थर्ड का एक ही जगह पर है, आपका आंसर तो मिल गया आपको। वैसे ही सर मैंने छाना सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसको आने, मतलब आप लोग कर सको, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, ओपन एकदम है सबके लिए, मैं क्योंकि मैं आप सबके लिए काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग को सबको आ जाए। सर सी का एक बार बताइए, क्लियर करें सी का। सीखा क्या है आपका, फिलोसॉफिकल मेथड, मतलब हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन से क्या होती है, दर्शन का मतलब क्या, विजन होती है ना, हम जो बोलते हैं हिंदी में दर्शन शास्त्र, दर्शन शब्द का अर्थ क्या होती है, विजन, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब आंखों से देखना नहीं, अंतर्दृष्टि से। जैसे आप वैशेषिक दर्शन पढ़ते हो, जैसे आप योग दर्शन पढ़ते हो, जैसे आप मीमांसा दर्शन पढ़ते हो, तो क्या होती है वो, आप आपका क्या कह सकते हैं इसको, कि आपको वो विजन, मतलब आपका अंतर्दृष्टि का जो विजन होती है वो से आप देख रहे हो, मतलब उससे आप समझ ही रहे हो चीजों को, कि आत्मा की ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है, आत्मा को ना तो आग जला सकता है, ना वायु सिखा सकता है, ना जल भिगो सकता है। ये क्या विजन है, आप मतलब हाई लेवल का विजन, चेतना शक्ति, चेतना के उच्चतम लेवल जा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये फिलोसॉफिकल मेथड होगा। हाँ, इसी तत्वों के पीछे सत्य की खोज करना है, इसको बोलेंगे दर्शन। क्लियर हो गया ना? जी सर, जी सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। One of the aim of the scientific method in research is to, क्या aim होता है scientific method का, improve the data interpretation। आप लोग में से कोई हिंदी में इसका अनुवाद करो। eliminate spurious relationship, confirm triangulation, introduce new variable। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, शायद आप लोगों को दिक्कत हो। इसका मतलब होता है, जो जालसाजी नहीं करते हैं, जो डुप्लीकेट है जालसाजी करते हैं, उसका मतलब होती है ये। ट्रायंगुलेशन क्या हुआ सर इसमें, कंफर्म ट्रायंगुलेशन मतलब हम जब जैसे हम सोशल साइंस के जब हम शोध करते हैं तो कई वेरिएबल को या कई रिसर्च मेथड के एक साथ हम यूज करते हैं, कई शोध विधि को लगा सकते हैं। जैसे आप मान लो कि हमने जो फंडामेंटल शोध से हमने जो डेटा हमने पाया है, फिर उसको जब हम अप्लाइड भी लगा सकते हैं, तो इसको जब हम कई मेथड लगा देते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन कहते हैं इसको।
2 का D, 2 का D, 2 का D। साइंटिफिक मेथड का आपको क्या करते हो? हम वैज्ञानिक विधि क्यों लगाते हैं शोध में? बोलो। सिंपल, बहुत हाई फाई में मत जाओ, सिंपल सिंपल मत उसमें रहो। क्यों करते हैं वैज्ञानिक शोध? इसमें सी आएगा, सी आएगा क्या सर इसमें? वैज्ञानिक शोध हम क्यों करते हैं? वन ऑफ द मेन बोला है, मेन, वन ऑफ द मेन, मुख्य। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, मुख्य उद्देश्य जो होती है साइंटिफिक रिसर्च की, उसमें क्या होती है? देखो सर, पूछा गया क्वेश्चन है सारा, इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का इम्प्रूव करना। ये होगा ऑप्शन ए होगा? नहीं, ऑप्शन बी होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो गलत चीजें होती है उसको हम, सबसे पहला काम होती है कि वैज्ञानिक शोध के द्वारा उसको हम दूर करते हैं। जो जालसाजी होती है, जो गलत चीजें इसमें डाली जाती है, उसको हम दूर करते हैं। जो हम बोल देते हैं ना, कोई, हम वैज्ञानिक क्यों हो जाते हैं? आप मान लो कि कोई जो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे मतलब अंधविश्वासी, ऐसे बहुत से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, वो सही है कि नहीं है हमें क्या पता। तो विज्ञान क्या ये कहता है, सबसे बड़ी जो उद्देश्य वो ये होता है कि वो जो गलत चीजों को निकाल देता है। आप क्या करते हो नल हाइपोथेसिस में? या तो एक्सेप्ट करते हो तो आप रिजेक्ट करते हो। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट में क्या होती है? ये तो होती है ना कि आप क्या जांचते हो, सही है कि नहीं है, यही तो करते हो। बोलो तो मेन क्या होगा? सर इसमें साइंटिफिक नहीं है ऐसे बोला है सर क्वेश्चन? नहीं, कहा बोला है? बोला है कि वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड, एक मुख्य उद्देश्य क्या है साइंटिफिक मेथड की। नॉट तो नहीं बोला है। भ्रम वाली चीजें हटा, गलत। सर ये उद्देश्य में आएगा क्या सर, ये जालसा वाला? समझ आ गया सबको? सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बताएं। डाउट लग रहा है सर, जैसे जालसा वाली चीजें तो उद्देश्य नहीं हो सकती यार, मतलब ऐसे हो सकता है सर, साइंटिफिकल मेथड में नहीं आ सकती है, ऐसे होगा सर? सारी चीजों हटा देना होती है। क्या उद्देश्य होती है? जो जाली चीज, जो संबंध, मतलब आपको गलत चीजों का जो हम रिलेशन बना देते हैं, मतलब कोई चीजें होती ही नहीं है और समाज में ऐसा धारणा होती है, जैसे मान लो कि आपका पृथ्वी गोल है कि नहीं है, तो पृथ्वी गोल है कि नहीं है, या सूरज आपका गति करता है कि पृथ्वी गति करता है। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं सूरज घूमता है, पृथ्वी एक जगह पे है, तो ये एक धारणा हो सकती है, लेकिन गलत है। अब इसको मैंने क्या किया, हमने शोध के जरिए प्रूफ किया, फिजिक्स के जितने लॉ होती है कि नहीं सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तो हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट किया, गलत रिलेशन को। हेलो, क्लियर हुआ? हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर हुआ सर, लेकिन मेरे कहने का मतलब सर कि उद्देश्य में हम कैसे ले सकते, यानी ऐसे बोल सकते कि साइंटिफिकल मेथड में वो चीज नहीं आएगा, जैसे ये बाकी की जो चीजें है वो तो आएंगी ना सर, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, ट्रायंगुलेशन। वन ऑफ द मेन बोला है ना, वन ऑफ द एम, मतलब आपको जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करने होते हैं। पार्शियल तो बहुत से करेक्ट होती ही है, बाकी ऑप्शन भी। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक आपका जिसको शोध से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक आम आदमी है, वो क्यों आपका इस बात पे ट्रस्ट करता है कि ये आपका एक रिसर्च से पता चला है, एक रिसर्च से पता चला कि WHO ने ऐसा कहा है। सुनने वाला ना तो वो शोध करने जा रहा है, और शायद हो सकता है कि उतना पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन वो ट्रस्ट किस बात पे करेगा? क्या उसको न्यू वेरिएबल चाहिए होगा? क्या उसको डेटा इंटरप्रिटेशन चाहिए होगा? वो तो जानता ही नहीं है शोध के बारे में, तब भी उसको क्या चाहिए? वो ये जानता है कि जो अगर शोध से, अगर साइंटिफिक रिसर्च से अगर सामने बात आई है, तो इसके अंदर कोई गलत चीजों को निकाल दी गई है, जो सही है उसी का, सही बात को ही हमें पता चल रहा है। तो मोस्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन ऑफ द, जो भ्रांति होती है, जाली मतलब भ्रांति कह सकते हो, भ्रांति संबंध को निकाल देना साइंटिफिक मेथड का बहुत बड़ी उद्देश्य में से एक होती है, जो एक आम आदमी के लिए भी होती है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको शोध से कोई मतलब ही नहीं है। किसी को डाउट है कोई? जिन लोगों का सवाल था क्लियर हुआ सबको? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। Which of the following is not a method of research? बताएं कौन सा जो है इनमें से 3 का ए बता रही हो, बोलो आप में से बाकी से बताओ कि
ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसॉफिकल, कौन सा होगा? पंडित जी आप बोल रहे हो सर्वे का रिसर्च का मेथड नहीं है? सॉरी ऑब्जर्वेशन होगा सर। ओके, सॉरी सर, गलती से मतलब नहीं। मैंने सर ऐसे छाना सर कि ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल और फिलोसफी ये तो एक साइड में चीजें आती है और सर्वे इनसे थोड़ा सा अलग है ना। ठीक है, ठीक है। कोई है जो तो एक उस के तरीके अलावा, बिल्कुल सही है पंडित जी, आप मैं समझ गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ पंडित जी, आप थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों को करो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, बता रहा हूँ कि आप लोग सबको ही बहुत अच्छे हो। थोड़ा सा दोनों ही चीज में आप अपडेट हो जाओ। कोई है 3B? रंजना जी आप बी को बता रहे, बताइए। सर ऑब्जर्वेशन तो इसका एक पार्ट है, सर्वे भी पार्ट है कि हम करते हैं कुछ। तो क्या हिस्टोरिकल क्या रिसर्च नहीं है? रिसर्च का मेथड नहीं है? इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च? क्या ऐतिहासिक शोध नहीं होता है? होता है तो फिर फिलोसफिकल पे क्या ये भी तो यहाँ कंफ्यूजन मुझे तो। नहीं, तो है शॉर्ट। आपने अगर सारा क्लास किए हैं, अगर या फिर अगर आप बुक पढ़ोगे, आप देखोगे ऐतिहासिक भी होती है, सर्वे भी होती है, फिलोसॉफिकल भी होती है। तो ये तीनों रिसर्च के मेथड है। तो ये मुझसे पूछा गया कि नॉट, तो ऑब्जर्वेशन में क्या करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो। तो ऑब्जर्व तो हम ऐसा भी करते हैं, कोई चीज घटना घटती है तो हम ऑब्जर्व तो करते ही हैं हर चीज में। तो ये तो कोई आपका रिसर्च ये हम ऑब्जर्वेशन उसका एक पार्ट होता है कि रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन खुद में रिसर्च नहीं है। हाँ, इसका एक हिस्सा होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, लेकिन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। ये कोई एक मेथड नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सबको क्लियर है clear सर। ओके, फोर्थ करें। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, अच्छा लगेगा करते करते, देखना आप लोग कर पाओगे। मतलब ज्यादातर आप लोग सही कर रहे हो, सही कर पाओगे तो सीख पाओगे। ऐसा ही होती है। आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस में आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, वहां फंसना ही फंसना है। इसलिए थ्योरी खाली एक ही बार करनी है, उसके बाद खाली क्वेश्चन नहीं करनी है जो आया हुआ है, उससे आपको बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, इससे सबसे बड़ी अच्छा क्लियर होगा कि आप जान जाओगे कि वो क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं। ये आपको खुद को बहुत हेल्प करेगा, एक डायरेक्शन देगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, conceptual parameters, the application of research, survey of literature। फोर्थ का पंडित जी, फोर्थ का ए। बाकी लोग बताएं। संजय जी ए, शुभ्रा पटेल जी ए। शुभ्रा पटेल जी आप बताएं, आपने ये क्यों बताया? सर हाँ बताएं। चर जो रहते हैं उसमें, हाँ, उसी बेस पे लगाया मैंने। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन चर, जो ठीक है, चर तो ठीक है। प्रयोगात्मक शोध में हम क्या करते हैं? चलो मैं और किसी से पूछता हूँ। आपने कोशिश किया, बहुत अच्छी बात है, वेरिएबल्स के, लेकिन उसमें कुछ और भी बात होती है। बाकी लोगों से फीडबैक पहले ले लो एक बार। संजय जी आप बताएं, आपने क्यों ये बोला आपने? सर क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में हमारी कुछ 2-3 मेन कंडीशन है। एक तो हम उनको मतलब जो कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेबोरेटरी कंडीशंस में मतलब वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। 2-3 ये मेन कंडीशन आती है एक्सपेरिमेंटल में। वेरी गुड। मैं आप लोगों सबको बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि आंसर हो ही नहीं सकता, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि यही होगा। तो मैनिपुलेशन यानी हेर फेर क्या होती है, उसका एक गुणधर्म, मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये करते ही हैं। मैंने बहुत बार समझाया था आपको कि अगर अनुलोम विलोम से किसी को अगर अनिद्रा की समस्या का समाधान करनी है, तो मैं इसका अनिद्रा को कम ज्यादा नहीं कर सकता, हम उसको अनुलोम विलोम को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन किया हमने, इस पे हेर फेर किया। तो कहाँ होती है वो वेरिएबल में, कहाँ किस जगह पे होती है?
Experiment. रिसर्च में होती है, स्टडी में होती है। तो अभी आपने जो शुभ्रा जी आपने जो आंसर दिया था बिल्कुल सही है, लेकिन आपने वेरिएबल वर्ड को पकड़ा था। वेरिएबल वर्ड और भी बहुत जगह आएंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल आएगा तो मैनिपुलेशन जो वर्ड है, यानी हिंदी में इसको हेर फेर कहेंगे, इसको पकड़ेंगे आप। उससे क्या होगा, आपका आंसर तक इंग्लिश शब्द मैंने उसका नहीं समझ पाई सर, कोई मैं बात नहीं। इसीलिए। अभी आपको क्लियर है ना कि मैनिपुलेशन, ये जो आप हर क्वेश्चन जी में सर। आपका जो ये जो टेक्निकल वर्ड है खाली उसको पकड़ना होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी पंडित नहीं, मतलब सब ऐसा कोई नहीं होता कि इसको सब कुछ आ जाए। जिसको 100 में से 100 भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि उसको सारा ऑप्शन का मतलब पता ही रहेगा। वो खाली इसी पे उसका महारत हासिल होता है कि किस वर्ड को पकड़ना है, किसको, जिसके एक वर्ड वो होता है जिससे आपको एग्जैक्टली रखिए इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन वर्ड आपको आंसर तक ले आया है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से संबंध होता है। ऐसे ही कई ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपको बताएगा कि वो हो ही नहीं सकता, तो उसका वो कट कर देना है। बिल्कुल सही आंसर है फोर्थ का ए। फिफ्थ वाला, हाँ सर। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। जो फील्ड वर्क होता है, आप लोग सबको रिप्लाई दे, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन ही आपके लिए रामबाण है। जितना अच्छे से आप लोग कर लेते हो, गलत करो सीखोगे, सही करो हम सीखेंगे, सबको सीखेंगे एक दूसरे से। यही इस चैनल का उद्देश्य है, हम एक दूसरे सबको सबसे सीखे। और हम सिखाते भी, देखो आप लोग क्लास भी लेते हो सबको ही, किसी किसी अलग अलग विषय का। इसी तरह से आप आंसर दो। फील्ड वर्क बेस्ड ऑन रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफिकल। कौन सा होगा पांचवें में? एम्पेरिकल का हिंदी होता है प्रयोग सिद्ध। डी आएगा ना सर, इसमें लगता है सर मुझे। आपको ए लगता है? आप ए बोल रहे हो, डी टाइप कर रहे हो? डी सर, डी बोला सर। आप डी बोले, ओके। डी बायोग्राफिकल। 5 का डी, संजय जी भी डी बोल रहे हो। आप सब डी कैसे बोल रहे हो भाई? फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च क्या बोलोगे आप? एक बार हिंदी में ऑप्शन बता दीजिए ना सर। फील्ड वर्क जो होती है, मतलब जो आपका फील्ड वर्क में क्या बोलोगे हिंदी में? जो आप फील्ड में जो काम करते हैं, मतलब घूम घूम के काम करना, फील्ड वर्क। हाँ, इधर। जैसे हाँ, कार्यक्षेत्र सर ए या बी में से आना चाहिए। नहीं, फील्ड वर्क का हिंदी क्या होगा? फील्ड मतलब जैसे आपको जैसे आप सर्वे करते हो ना, फील्ड वर्क करते हो, घूम घूम के जो करते हो सर। हाँ, घूम घूम के सर्वे में, जैसे घूम घूम के हाँ, जाते हैं घर घर फील्ड वगैरह, वर्क वैसे ही। हाँ, ये किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन, क्लासिफाइड एज, एम्पेरिकल पे, हिस्टोरिकल पे, एक्सपेरिमेंटल पे। देखो एम्पिरिकल यानी क्या होता है सर? एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध। पंडित जी बताएं, एम्पेरिकल का आप डिफाइन करें हिंदी, प्रयोग सिद्ध को क्या बोलोगे? सर मुझे पता नहीं सर, आप नहीं, आप बताओ, आप अच्छे से बोल रहे थे, तो बताओ। मैंने बहुत बार बोला है। नहीं हिस्टोरिकल यानी तो ऐतिहासिक वगैरह हो गया ना सर। और बायोग्राफिक, ओके। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो एक ऐसा मेथड होती है, मेथड ऑफ गेनिंग एंड वेरीफाइंग नॉलेज बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। प्रयोग सिद्ध मतलब एक्सपीरियंस आएगा सर। हाँ, एक्सपीरियंस के आधार पे जब हम किसी एक्सपीरियंस के, हाँ हाँ, तो एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? ये एक ऐसा मेथड होती है जिससे हम गेन करते हैं, अपने ज्ञान को वेरीफाई करते हैं। किसके द्वारा? डायरेक्ट नॉलेज के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे कि आपका आउटसाइड लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, वर्क प्लेस हो गया, इत्यादि के जरिए है। यानी कि ये कोई थ्योरी या लॉजिक से ज़्यादा आप उसको इस चीज़ पे आप डिपेंड होते हो। तो इसलिए हम कैसे कहा गया कि प्रयोग सिद्ध है। एम्पेरिकल जो एविडेंस होती है, इसको मैं अगर इंग्लिश में बोले तो एम्पेरिकल एविडेंस द रिकॉर्ड ऑफ वंस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे या एक्सपीरियंस, अनुभव पे हमारे निर्भर करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रयोग सिद्ध या अनुभव सिद्ध। दैट कैन बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली और
क्वालिटेटिवली, दोनों में हो सकता है, क्वांटिटेटिवली भी हो सकता है और आपका क्वालिटेटिवली भी हो सकता है। गुण आपका गुण से भी हो सकता है और आपका क्वांटिटी से भी हो सकता है, क्वांटिटी से भी हो सकता है। अब बताओ कौन सा बोलोगे आंसर? ऑप्शन ए सर। समझ गए ना? आपको क्या, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो आपका जो डेफिनेशन है उससे आपको अपडेट होना चाहिए। आप कॉपी में लिख लो अपने फीडबैक खुद कि आपको किस में कमी है, कहाँ से क्यों क्या नहीं होने पे आप आंसर नहीं दे पाए, इसको ये आपको सीख रहे हो। आप एक कॉपी सर, में लो। हाँ जी, हमने एक्सपीरियंस सीखा सर। बिल्कुल। हाँ जी, अपने एक्सपीरियंस सीखा हमने। यहाँ पे आप जो मतलब अभी जो क्वेश्चन के आंसर था सर, तो उसमें एक्सपीरियंस था ना सर, तो हाँ। आपने बोला क्या सीखा? एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो ये हमने सीखा हमने कि हमें जितने भी टर्म्स होती है उस टर्म को हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो टर्म क्लियर हो गया तो आपका आंसर तो पहुंच गया ना। आंसर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे? क्योंकि हमें टर्म का मतलब अच्छे से क्लियर नहीं था। तो आप ये करोगे, बहुत अच्छे। 5 के बाद आते अच्छे। शुरू में आप लोग थोड़ा सा करोगे, उसके बाद देखो कितने जल्दी निकाल लोगे। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च। प्रयोगात्मक रिसर्च में क्या जरूरत नहीं है? ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग, रेफरेंस ऑफ कलेक्शन। 6 का आंसर दीजिए। 5 का हमने कर चुके हैं, 6 का आंसर दीजिए। डी का क्या होता है सर? हाँ, डी वाला जो है रेफरेंस कलेक्शन। रेफरेंस आप देते नहीं हो कि सी सर, सी। कंट्रोलिंग बता रहे हो? ओके, देखते हैं। रेफरेंस आप देखते नहीं हो कि आपने किसी का रेफरेंस से आपने ज्वाइन किया है, बोलते हैं ना कि आप जो आते हो आपका कोई रेफरेंस मिला आपको, तो ये आपका सी। सर इसमें ए आएगा सर। ये आएगा। एक मिनट, इसमें डी, शायद डी आएगा। छठे में डी आएगा। सर क्योंकि सर ऑब्जर्व भी करते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च में, और मैनिपुलेशन अभी सर आपने बताया था कि हेर फेर करना, जो दो चर रहते स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र चर में हम बदलाव करते हैं और प्रभाव देखते हैं परतंत्र चर पर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और कंट्रोल, इसमें तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल भी करना होता है पहले चर को जैसे। ठीक है, तो ये 3 होगा सर। संजय जी रिफ्रेशिंग तो जरूरी रहता है सर, रेफरेंस देना, कलेक्शन लास्ट में, रिसर्च में। तो आप आंसर क्या दोगे? इसे पूछा है कि नॉट नीडेड सी। इन एक्सपेरिमेंट। सी सर। सी देंगे। ओके, और कोई बताएं? रंजना जी, आप बी क्यों बता रहे हो? नहीं सर, नॉट नहीं पढ़ा था मैं, नॉट नीडेड है। हाँ, नॉट, इसलिए हम लोग बहुत गलती करते हैं कि ये वर्ड नहीं पढ़ते हैं कि नॉट है इसमें। अच्छा ठीक है, आपने जो सी बोला ना, मैं बता देता हूँ। कंट्रोलिंग आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक हिस्सा होता है, इसको करना पड़ता है। आप सुने पढ़े भी होगे कंट्रोल ग्रुप, जब हम इसमें जो ग्रुप के बने पढ़े होगे, तो वो हिस्सा होता इसमें है। कंट्रोलिंग भी आएगा सर। हाँ, रिसर्च में। हाँ, आप बताओ कि अब बोलो आंसर क्या होगा? ए नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। आंसर डी सही है। रेफरेंस की जरूरत नहीं होती आप जब इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो तो। अब डी का क्या होगा सर? उसका मीनिंग मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। मैंने बहुत बार बोला मैनिपुलेशन, अभी मैंने बोला था। जिनको तैयार थे वो व्याख्या करें मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन की। संजय जी आप बताएं। हेर फेर सर, जैसे स्वतंत्र चर और जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चर रहते हैं ना सर, 2 चर रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट में हेरफेर करते हैं, यानी जोड़ घटाव करते हैं, और डिपेंडेंट पर हम तो प्रभाव देखते हैं। जैसे आपने सर एग्जांपल भी दिया था, जैसे भ्रामरी प्राणायाम से निद्रा दूर होती है, तो भ्रामरी प्राणायाम ये हमारा स्वतंत्र हो गया, यानी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और उसको चेंजेस करके भ्रामरी प्राणायाम मतलब कितने कौन से समय में करना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए, उस पर हम सर्च करके उसमें टाइम या काउंटिंग में चेंज कर हम उसमें निद्रा में हम डिपेंडेंट पे प्रभाव पर देख सकते हैं सर। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। आप उसमें थोड़ा इंग्लिश में कोई बताएं। मैंने बहुत बार बोला इन सब चीज़ों को। आप एक बार बताएं, आप लोग बताओगे तो और मतलब उसको
कौन कर सकते हैं इंग्लिश में? संजय जी बताएं। सर क्या बताना, मैंने थोड़ा सुना नहीं। मैनिपुलेशन एंड रिप्लिकेशन का इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके सर। मैनिपुलेशन, सर मैनिपुलेशन जैसे होता है, हमने कोई जैसे हमारा जिसमें कुछ भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने मान लो कुछ आसन करा रहे हैं हम, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम कुछ आसन उसमें से चेंज करा देंगे कि फिर वो मैनिपुलेशन अपने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करते हैं उसमें, मतलब उसमें कम ज्यादा करते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स कम ज्यादा करना। उसका अपनी कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी करके देख सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा सा ज्यादा साइड में जा रहा है, थोड़ा उसको कम कर सकते हैं, और अगर कम लग रहा है ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका आप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होती है इसका ये पार्ट होता है, हम करते ही इसको है, और इसलिए रेफरेंस हम कहीं से नहीं लेते हैं, मतलब रेफरेंस वगैरह जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए इसको जरूरत नहीं होती। सबको क्लियर है ना? सर सर क्या है? डी डी क्या है? होगा सर? हाँ जी, क्या बोले, क्या पूछे? ये जैसे Extends, मैनिपुलेशन डी 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 रेफरेंस ऑफ कलेक्शन टिक तो कर दिया मैंने डी को। सर ये बी में रेप्लिकेशन का प्लीज मीनिंग पूरा बता दीजिए। बताए Manipulation? रेप्लिकेशन क्या होती है, या संजय जी बताए? रिप्लाई से बना क्या? नहीं, रिप्लाई से बना रिप्लाई क्या से सर? नहीं है, रिप्लाई से नहीं है। सर इसमें रेफरेंस है ना सर, जैसे बुक वगैरह से पढ़े हम लोग या फिर वेबसाइट से। सर हम दूसरे की चीज को लेकर करते सर, कलेक्शन यानी डाटा जमा करते जी सर। सर, संजय जिस जी जिससे हमने रिसर्च के बारे में जानकारी ली, जैसे बुक हो गया, वेबसाइट वगैरह हो गया, उसको रेफरेंस कलेक्शन में डालते हैं सर। नहीं, रेप्लिकेशन में रेफरेंस ऑफ कलेक्शन तो ठीक है, रेप्लिकेशन कौन बताएंगे? संजय जी बताएं। रेप्लिकेशन मतलब बार बार करके देखते हैं सर हम उसको। जिसको आप बार बार करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया भी था कि अगर हम निकालते हैं कि g के वैल्यू कितना होगा, तो अब अगर हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये फॉर्मूला होती है, L लेंथ है, इसको अगर हम निकाल लेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g, इससे g क्या हो जाएगा 4π² L/t²। ये फॉर्मूला मिल गया हमको। अब इसको आप जितने ही बार करोगे तो g का वैल्यू लगभग 9.8 ही मिलता है, इसमें आप करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आज कुछ मिला कल कुछ और मिलेगा परसों कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये आपका होल्ड करता है। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? 7th करें। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, कौन सा प्रोसेस नीड नहीं होता? ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, कंटेंट एनालिसिस। देख रहे हो 7 और 8 में क्या था? 6 और 7 में 2008 में आया था, 2009 में आया था, खाली कॉन्सेप्ट तो सेम ही था ना। कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन भले ही नहीं आया सेम। बताओ क्या होगा 7th वाला? द प्रोसेस नॉट नीडेड। डी सर, डी नहीं आएगा। कंटेंट एनालिसिस नहीं आएगा। पंडित जी 7D के बता रहे हैं, संजय जी पर। अच्छा ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। वेरी गुड, सबको क्लियर है? ओके, हमें लगता है कि टाइम हो गया है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर करना अच्छा लग रहा है? जी सर। समझ आ रहा है सारी चीजें? ये क्वेश्चन आंसर बिना किए अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम में ये सब दिक्कत सामना करने पड़ेंगे सेम टू सेम। इसलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर में जो ये पास्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर मतलब पास्ट पेपर का हम सॉल्व कर रहे हैं, हम अगर 10 साल तक का कर लेंगे, 10-12 साल का, तो हमें बहुत अच्छे से एकदम वो आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में, रियल क्वेश्चन कैसे होती है। और आपको कैसे, जब आप खुद का भी स्टडी करोगे, जब आप खुद भी जब जैसे आप बुक्स वगैरह करोगे, तो आपको क्वेश्चन जब दिखेगा तो आपको आइडिया क्लियर होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम यहाँ तक रखते हैं आज, फिर हम कल करेंगे इसके बाद। आप सबका धन्यवाद। हम शांति पाठ करेंगे।